अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और ये क्वेश्चन जो है वो विंटर 2010 का क्वेश्चन नंबर 1 है। चलें इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो आपका पार्ट है यानी कि क्वेश्चन का पार्ट 1A है, वो एक थियोरेटिकल पार्ट है और 5 मार्क्स का ये पार्ट है। इसमें लिखा हुआ है ब्रीफली डिस्कस द पॉसिबल synergistic इफेक्ट्स विच आर द प्राइमरी मोटिवेशन फॉर मोस्ट मर्जर्स एंड टेकओवर्स। यानी कि क्या क्या पॉसिबल synergistic इफेक्ट्स हो सकते हैं जब एक कंपनी दूसरे को एक्वायर करती है, जिससे वो मोटिवेट होते हैं कि दूसरी कंपनी को एक्वायर करें। तो इस थियोरेटिकल पार्ट की डिस्कशन के लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं ताकि आपको याद रह जाए। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है ऑपरेटिंग इकोनॉमीज विच रिजल्ट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन मैनेजमेंट, मार्केटिंग, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा हो सकता है। आप बड़े स्केल पर जब अपना बिजनेस करोगे और आप एक बड़े लेवल पर काम करोगे तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से आपको बेनिफिट्स हो सकता है, सच एज बल्क डिस्काउंट्स मिल सकते हैं या कॉस्ट रिडक्शन हो सकती है मुख्तलिफ सर्विसेज जो आप ऑब्टेन करते हो उस केस में। फाइनेंशियल इकोनॉमीज इंक्लूडिंग लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट एक्सेट्रा। एक छोटी कंपनी जब बैंक जाती है और लोन लेती है तो बैंक उसमें एक ज्यादा रिस्क देखता है और उसकी वजह से ज्यादा इंटरेस्ट की कॉस्ट चार्ज कर रहा होता है। जबकि जब एक बड़ी कंपनी सेम लोन लेने सेम बैंक जाती है तो कंपनी जो बैंक होती है वो ये देखती है कि ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसका रिस्क ऑफ डिफॉल्ट कम है और इसीलिए इसको लोन देने के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो कंपैरेटिवली कम चार्ज करती है क्योंकि रिस्क कम होता है। फिर है टैक्स इफेक्ट्स where the combined enterprise pays less in taxes than the separate firms would pay। अच्छा देखिए, टैक्स का इम्पैक्ट इस तरह से आ सकता है कि कभी कभार एक कंपनी जो कि टारगेट कंपनी है उसके टैक्स असेस्ड लॉसेस हो सकते हैं। यानी कि वो एक लॉस में चलती हुई कंपनी है और उसको बहुत सारे सालों से लॉसेस हो रहे हैं। टैक्स के कानून के हिसाब से लेट्स एज्यूम कि टैक्स वाला ये बोलता है कि किसी कंपनी के अगर टैक्स एसेस लॉसेस हैं तो वो प्रॉफिट से सेट ऑफ कर कर अपना टैक्स पे कर दे। इस पर मैंने एक सेपरेट डिस्कशन भी करी हुई है। तो एक्वायरर इस मोटिवेशन से एक टारगेट को भी परचेज करता है कि जब वो टैक्स एसेस लॉसेस कंबाइन होंगे तो उसकी जो टैक्सेबल इनकम है और जो पेमेंट करने वाला जो टैक्स का अमाउंट है वो कम होगा। Differential efficiency, which implies that management of one firm is more efficient and then the weaker firm's assets will be more productive after the merger। अच्छा, डिफरेंशियल एफिशिएंसी को ऐसे समझ लें कि लेट से एक बंदा है, उसके पास आइडियाज हैं और दूसरे के पास पैसा है। पैसे वाले के पास आइडिया नहीं है, वो इन इटसेल्फ कामयाब नहीं हो सकता। आइडिया वाले के पास पैसे नहीं है, इसलिए वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता और वो भी कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये दोनों एक साथ मिल जाएं तो इन दोनों की अलग अलग जो खासियत थी उसकी वजह से इन दोनों को मिलकर फायदा हो सकता है। यानी कि पैसे वाला रिसोर्सेस लगाएगा, आइडिया वाला अपने आइडिया देगा और एक बेहतर रिजल्ट सामने आ सकेगा। इसी तरह से कंपनीज के केसेस में होता है। कुछ कंपनीज होती हैं जिनके पास एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं, उनके पास जो मैनेजमेंट होती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है जो कि इनोवेटिव आइडियाज़ को एक्सप्लोर करे, लेकिन पैसे होते हैं। दूसरी कोई कंपनी हो सकती है जिसके मैनेजर्स बहुत अच्छे एफिशिएंसी से काम करते हैं बट उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो इन दोनों के कंबाइन होने की वजह से दोनों कंपनीज या बड़ी कंपनी को एक फायदा हो सकता है। इंक्रीज मार्केट पावर ड्यू टू रिड्यूस कंपटीशन। जब आप अपने कॉम्पिटिटर को ही एक्वायर कर लोगे तो मार्केट का जो कंपटीशन है वो भी इन इटसेल्फ रिड्यूस हो जाएगा और ओवरऑल आपका जो मार्केट शेयर है वो भी इंक्रीज होगा, इससे भी आपको फायदा हो सकता है। अब आ जाते हैं कंप्यूटेशनल पार्ट पर। लिखा हुआ है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ प्लैटिनम लिमिटेड पीएल, अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड्स, is considering to take over Diamond Limited DL, a competitor of an important product line, by offering 7 ordinary shares for every 6 ordinary shares of DL। So दो इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। एक ये है कि पीएल, आप मेरी बात सुनते रहिएगा, जब मैं किसी वर्किंग को रेफर करूं तब उस तरफ देखिएगा। पीएल एक्वायरर है, डीएल टारगेट है, पहली चीज। दूसरी चीज, शेयर एक्सचेंज रेशो दिया हुआ है, यानी कि हर 6 डीएल के शेयर के अगेंस्ट कंपनी या पीएल अपने नए 7 शेयर्स इशू करेगी। ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने यहाँ एक्विजिशन डिटेल्स में बात लिख ली है कि पीएल एक्वायरर है और डीएल जो है वो टारगेट है। साथ में मैंने ये लिख लिया कि शेयर एक्सचेंज रेशियो जो है वो 7 न्यू शेयर्स फॉर एवरी 6 शेयर्स है।
The summarized statement of financial position and summarized income statement of the two companies for the latest financial year are given below. Summarized statement of financial position दोनों के दिए हुए हैं और summarized income statement भी दोनों के दिए हुए हैं. The current price earnings ratio of PL and DL are 15 and 19 respectively. अब इधर से जो इन्फॉर्मेशन हमें जनरली ज़रूरत होती है मर्जर्स एंड एक्विजिशन में वो होती है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, पी रेशियो कितना है, ईपीएस कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, मार्केट वैल्यू पर शेयर कितनी है या टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ एक्वायरर एंड टारगेट कितनी है, ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए यहाँ पर समराइज कर दी है. मैं एक एक कर गो थ्रू करता हूँ. पीएल की सबसे पहले बात करें तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएंगे. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ऑर्डिनरी शेयर्स लिखा हुआ है 900 मिलियन के, ये अमाउंट है और एक शेयर की पार वैल्यू 10 है. तो अगर मैं 900 मिलियन को 10 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास पीएल के नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे. और इसी तरह से डीएल के नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएंगे. 192 मिलियन है, 192 मिलियन को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो 192 मिलियन डिवाइडेड बाई 10 से आपके पास 19.2 मिलियन डीएल के शेयर्स आ जाएंगे. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो अमाउंट है जो कि सेल O3 और P3 में लिखा हुआ है वो एज इट इज सवाल में दिया हुआ था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 231 और 58 मिलियन मैंने ऐसे ही लिख दिया. इन दो इन्फॉर्मेशन से आप अर्निंग्स पर शेयर भी ढूंढ सकते हो. अर्निंग्स पर शेयर का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. दोनों का आपने अर्निंग्स पर शेयर ढूंढ लिया. पी रेशियो दोनों का सवाल में एज इट इज गिवन था. किधर, ये रहा. द करंट प्राइस अर्निंग्स रेशियो ऑफ पीएल एंड डीएल आर 15 एंड 19 रिस्पेक्टिवली. उसके बाद मार्केट वैल्यू पर शेयर कैसे निकली. पी रेशियो मॉडल में आप अर्निंग्स पर शेयर को पी रेशियो से मल्टीप्लाई करते हो तो मार्केट वैल्यू पर शेयर आ जाती है. इसी तरह से हमने यहाँ पर भी 3.02 को 19 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मार्केट वैल्यू पर शेयर आ गई. और टोटल मार्केट वैल्यू निकालने के लिए एक शेयर की वैल्यू को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया. ये वो कॉमन चीजें हैं जो जनरली अमूमन अमूमन या ये आप 5-6 चीजें याद रखिएगा कि कोई भी मर्जर्स एंड एक्विजिशन का सवाल है जिसमें आपके पास पीई रेशियो मॉडल यूज हो रहा हो तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं, ये कुछ 4 या 5-6 चीजें ऐसी हैं जो आपके पास होनी चाहिए. या इस तरह का टेबल एक अगर बन सकता हो तो बना लीजिएगा. इस टेबल में जो जो वैल्यूज लिखी हुई हैं वो वैल्यूज जनरली आपको कैलकुलेट करनी होती हैं. अच्छा, एक्विजिशन की जो टर्म्स हैं उसमें क्या क्या लिखा हुआ है. In case of successful bidding, the directors envisage that after tax savings in administrative cost will be 24 million per annum. एक कॉस्ट सेविंग होगी 24 मिलियन से आपके खर्चे कम होंगे. जब खर्चे कम होंगे तो 24 मिलियन से ही आपकी अर्निंग ज्यादा होगी. ये सिनर्जिस्टिक इम्पैक्ट है. प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ द मर्ज कंपनी विल बी 18. नई कंपनी का पी रेशियो 18 होगा. द डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ पीएल विल नॉट बी इफेक्टेड. इससे शायद हमें कुछ लेना देना नहीं है कि पीएल का डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि सवाल की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल नहीं बल्कि पी रेशियो मॉडल की तरफ लेकर जा रही है. सो यही चीजें मैंने यहाँ पर आपके सामने जो है वो कुछ लिख ली हैं. ठीक है जी. कि हमारा नई कंपनी का पी रेशियो कितना होगा, कॉस्ट से एनर्जी क्या होगी और डिविडेंड पे आउट रेशियो में कोई भी चेंज नहीं है. ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपके सामने मेंशन कर दी. अच्छा, करना क्या था पार्ट 1 में. टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोपोज्ड बिड बेस्ड ऑन पीएल्स करंट शेयर प्राइस. अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. वो ये कहता है कि प्रोपोज्ड बिड यानी कि जो आप प्रपोजल दे रहे हो. पीएल वाले क्या प्रपोजल दे रहे हैं. पीएल वाले ये प्रपोजल दे रहे हैं कि हमारी कंपनी के 7 नए शेयर्स ले लो और अपने 6 शेयर्स छोड़ दो, या आपके हर 6 शेयर्स खरीदने के लिए हम अपने 7 शेयर्स दे रहे हैं, या आपके हर 6 शेयर्स कैंसिल करेंगे और आपको नई कंपनी में या पीएल में ही 7 नए शेयर्स दे देंगे. इस तरह से हम आपको खरीद लेंगे. जब आपको आपके सारे शेयर्स के अगेंस्ट हम अपनी कंपनी के इतने सारे शेयर्स दे देंगे तो पिछली कंपनी का वजूद खत्म हो जाएगा और आप हमारे ही पार्ट बन जाओगे. तो ये कहते हैं कि ये जो प्रोपोज बिड है उसके हिसाब से क्या वैल्यू ऑफर कर रहा है पीएल वो कैलकुलेट करो बेस्ड ऑन करंट शेयर प्राइस. इसका मतलब ये है कि जितने आप शेयर्स दे रहे हो उसको पीएल की करंट शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करो, ये अंदाजा निकालने के लिए कि आप जो शेयर्स दे रहे हो उसकी वैल्यू क्या बन रही है. अच्छा जी, इसके लिए मैंने कुछ वर्किंग्स जो है वो करी हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको मर्ज्ड कंपनी की अर्निंग्स वगैरह की तरफ ले जाता हूँ. मर्ज कंपनी की अर्निंग्स कितनी होगी, ईपीएस क्या होगा, मर्ज कंपनी की वैल्यू क्या होगी, सारी चीज़ें एक तरतीब में आ रही हैं. और जहाँ पर ये स्पेसिफिक पार्ट हमने रीड किया उसका आंसर आ रहा होगा उसको भी मैं हाईलाइट कर दूंगा. देखिए पीएल जो है ना, पीएल उसके एक शेयर की मार्केट वैल्यू जो है वो 38.5 है. ये हमने कैसे कैलकुलेट करी थी, इसका ईपीएस इंटू इसका ही पी रेशियो मल्टीप्लाई किया था तो 38.50 आ गया था.
अब पोस्ट एक्विजिशन, एक्विजिशन के बाद जो नई कंपनी होगी उसकी अर्निंग्स की कैलकुलेशन, उसके नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन मैंने पहले कर दी है। फिर जो आपका क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़ा उसकी जो रिक्वायरमेंट थी उसको सॉल्व किया। तो एक ही इसी सीक्वेंस में चल लेते हैं, इस रिक्वायरमेंट को मैं ऑन टाइम एक्सप्लेन कर दूंगा। अर्निंग्स कैसे आई? अर्निंग्स कुछ इस तरह से आई कि पीएल की अभी वाली अर्निंग, डीएल की अभी वाली अर्निंग और जो सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स हैं वो इन सबको ऐड कर दिया। अच्छा, ये स्प्रेडशीट फाइल आपको मिल सकती है ताकि आप सारी लिंकेजेस देख सको। देखो, पीएल की अभी वाली अर्निंग 231 मिलियन है, करेक्ट। डीएल की अभी वाली अर्निंग 58 मिलियन है, करेक्ट। और सेनेजी का इम्पैक्ट 24 मिलियन है। ये सवाल में मेंशन्ड है कि दोनों कंपनी से मर्ज होंगी तो सिनर्जिस्टिक बेनिफिट होगा 24 मिलियन का। इसका मतलब नई कंपनी की टोटल अर्निंग्स जो होंगी वो 313,000,000 होंगी, 313 मिलियन होगी पीएल डीएल की अर्निंग्स। और जो सेनेजी का बेनिफिट है उन सबको ऐड कर दो। अच्छा, नई कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ शेयर्स की जब हम बात करते हैं तो एग्जिस्टिंग पीएल के शेयर्स जो है वो 90 मिलियन है, वो इंटेक्ट होंगे, ये इसके करंट शेयर होल्डर्स हैं। हम डीएल को अगर खरीद रहे हैं और उसके 19.2 मिलियन शेयर्स के अगेंस्ट अपने नए शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो उसकी वर्किंग कुछ इस तरह से होगी कि ये जो 19.2 मिलियन है, ये जो 19.2 मिलियन है यानी कि डीएल के जो शेयर्स हैं इसको आप 6 से डिवाइड करो और 7 से मल्टीप्लाई कर दो। आप हर 6 एग्जिस्टिंग शेयर्स के अगेंस्ट कंपनी के या पीएल के नए 7 शेयर्स दे रहे हो। तो आप 6 से डिवाइड करोगे और 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप नए कितने शेयर्स इशू कर रहे हो। नए आप कर रहे हो 22.4 मिलियन शेयर्स इशू। टोटल शेयर्स कितने हो गए, इन दोनों का आप ऐड कर दो। आपको पता चल जाएगा कि नई कंपनी के टोटल शेयर्स कितने होंगे जो ऑलरेडी इशूड हैं प्लस जो नए इशू हो रहे हैं, इन दोनों को ऐड किया तो टोटल नए शेयर्स आ गए। अब आ जाते हैं हम अपने पार्ट पर। उसने ये कहा था कि पीएल जो शेयर्स इशू कर रहा है, तो शेयर्स इशू कर कर दूसरी कंपनी खरीद रहा है, ये शेयर्स इशू करना कंसिडरेशन है। इस कंसिडरेशन की वैल्यू कितनी बनती है? तो मैं 22.4 मिलियन शेयर्स इशू कर रहा हूँ, 22.4 मिलियन शेयर्स इशू कर रहा हूँ। मेरे शेयर की अभी एक शेयर की वैल्यू 38.5 है। अगर इन 22.4 मिलियन शेयर्स को मैं अपने अगर करंट वाली प्राइस से वैल्यू करूं तो टोटल वैल्यू जो है ना वो 862,400 बनती है। साथ में मैंने नई कंपनी का या पोस्ट एक्विजिशन ईपीएस भी कैलकुलेट कर लिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। और शेयर प्राइस भी कैलकुलेट कर ली। शेयर प्राइस कैलकुलेट करने के लिए जो पीई रेशो है उसको ईपीएस से मल्टीप्लाई किया जाता है। सवाल में लिखा हुआ था कि जो नई वाली कंपनी होगी उसका जो ईपीएस होगा और सॉरी पी रेशो होगा वो 18 होगा। तो 18 इंटू 2.78 मुझे पता चल गया कि 50.12 की शेयर प्राइस है। ठीक है जी। अगले पार्ट पर चलते हैं, एक्सपेक्टेड अर्निंग्स पर शेयर एंड शेयर प्राइस ऑफ पीएल फॉलोइंग द सक्सेसफुल एक्विजिशन ऑफ डीएल। यानी कि यही अगला पार्ट था कि जब पीएल डीएल को एक्वायर कर लेगा तो उसका ईपीएस क्या होगा, ये होगा। और एक शेयर की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई थी, उसी से सारी चीजें आ गई। अच्छा, आगे लिखा हुआ है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज ऑल्सो कंसिडरिंग द ऑल्टरनेटिव टू ऑफर 3 जीरो कूपन डिबेंचर्स। जीरो कूपन डिबेंचर्स क्या होते हैं, इसकी डिस्कशन के लिए एक सेपरेट वीडियो लेसन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, बनाया हुआ है। थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं, जीरो कूपन बॉन्ड्स में एक बॉन्ड होता है, एक लोन होता है, एक उधार होता है, एक डिबेंचर कह लें, सबकी ट्रीटमेंट एक ही होती है। जीरो कूपन बॉन्ड्स में हर साल इंटरेस्ट नहीं मिलता बॉन्ड होल्डर को, बल्कि बॉन्ड होल्डर आज कुछ पैसे देता है और बदले में उसको 3 या 4 या 2 या 3 5 जितने भी साल हैं, जितने सालों के लिए उधार दिया है उसके एंड में एक अमाउंट मिलता है। मान लीजिए आपने आज किसी को 70 रुपए उधार दिए और 3 साल बाद वो आपको 100 रुपए वापस करेगा। तो एक तरह से अगर आपने 70 दिए थे और 100 मिल रहे हैं 3 साल बाद, तो 30 रुपए इंटरेस्ट ही है, लेकिन एनुअली नहीं मिलता कुछ भी। यानी कि आज 70 दोगे, पहले साल के आखिर में कुछ नहीं, दूसरे साल के आखिर में कुछ नहीं, तीसरे साल के आखिर में आपको 100 वापस मिल जाएंगे और 100 में आपके 70 और 30 रुपए का इंटरेस्ट है। तो जीरो कूपन बॉन्ड्स की एक सेपरेट डिस्कशन भी है। जीरो कूपन बॉन्ड्स में एक वैल्यू जो है स्पेसिफिकली कुछ टाइम बाद आपको मिलती है। आप आज कुछ पैसे उधार देते हो और 3 या 5 या जो भी उसकी टर्म्स है सालों की, उसके एंड में कंपनी आपको XYZ अमाउंट वापस कर देती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज ऑल्सो कंसिडरिंग द ऑल्टरनेटिव टू ऑफर 3 जीरो कूपन बॉन्ड्स डिबेंचर्स रिडीमेबल इन 8 years एट ₹100। इसका मतलब यह है कि मैं डीएल के शेयर्स खरीदने के लिए उनके शेयर होल्डर्स को बोलूं कि आपके शेयर्स हमें दे दो, लेकिन उसके अगेंस्ट हम अपनी नई कंपनी में आपको शेयर्स नहीं देंगे, हम आपको जीरो कूपन बॉन्ड्स देंगे। बॉन्ड एक उधार होता है, आप शेयर होल्डर नहीं बनोगे।
और ये जीरो कूपन बॉन्ड्स कैसे हैं? ये जीरो कूपन बॉन्ड्स ऐसे हैं कि जनाब 3 साल बाद, सॉरी 8 साल बाद आपको 100 रुपए मिलेंगे। जिसके पास एक बॉन्ड होगा उसको 100 रुपए मिलेंगे, लेकिन कब? आज नहीं, 8 साल बाद। और क्या हो? फॉर एवरी 2 DL शेयर्स। और आपको हम हर 2 शेयर्स के अगेंस्ट अपनी कंपनी के 3 नए जीरो कूपन बॉन्ड्स दे रहे होंगे। PL can currently issue new 8-year loans at an interest rate of 11% per annum. Discuss whether this proposal is likely to be viewed favorably by DL shareholders. यानी कि 11% का डिस्काउंट रेट है। बहरहाल जो जीरो कूपन बॉन्ड्स की वीडियो है उसमें जीरो कूपन बॉन्ड्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने ये चेक कर लिया कि अगर लेट से एक शेयर होल्डर है DL का और उसके पास 2 शेयर्स हैं DL के, वो क्या फैसला लेगा? क्या वो 2 DL के शेयर्स देकर 3 जीरो कूपन बॉन्ड्स लेगा या नहीं? तो मैंने देखा कि आज के दिन 3 जीरो कूपन बॉन्ड्स की वैल्यू क्या बनती है। सर वो कैसे निकाली? हर बॉन्ड के अगेंस्ट 100 रुपीज मिलना है आज से 8 साल बाद। 11% का डिस्काउंटिंग का रेट है। तो वो जो 8 साल बाद के 100 रुपए हैं उसकी आज की वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 100 डिवाइडेड बाई 1 + 11% पावर 8 किया। और फिर 3 जीरो कूपन बॉन्ड्स की वैल्यू निकालने के लिए उसको 3 से मल्टीप्लाई किया। तो 100 डिवाइडेड बाई 1 + 11% पावर 8 एक बॉन्ड की वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाई 3 3 बॉन्ड्स की वैल्यू। मैंने ये देखा कि ये जो 3 बॉन्ड्स दिए जा रहे हैं इसकी आज की वैल्यू क्या है? 130.18। और बदले में मुझसे क्या मांगा जा रहा है? DL के 2 शेयर्स मांगे जा रहे हैं। एक शेयर की वैल्यू कहाँ से आएगी? ये 57.4 आपने एक शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, तो 2 शेयर्स की वैल्यू 114.79 हो गई। क्या मुझे जो बॉन्ड्स मिल रहे हैं उसकी वैल्यू मेरे शेयर्स की वैल्यू से ज्यादा है? जी हाँ। तो इसी के बारे में कुछ यहाँ पे डिस्कशन है। सिंस द प्रेजेंट वैल्यू डिबेंचर्स इज ग्रेटर देन द करंट मार्केट प्राइस ऑफ DL शेयर्स, द ऑफर इज expected to be worth considering by shareholders of DL. In case these debentures are marketable, there will be a high chance that it will satisfy those shareholders too who are interested in equity investment. Such shareholders will be able to swap the debentures with PL's shares in open market in market. यानी कि क्योंकि इन 3 बॉन्ड्स की वैल्यू 2 शेयर से ज्यादा है तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स इस चीज पर, इस ट्रांजेक्शन पर एग्री कर जाएंगे, पहली चीज। दूसरा, अगर ये जीरो कूपन बॉन्ड्स मार्केट में ट्रेड हो सकते हैं तो जो लोग बॉन्ड का पार्ट नहीं बनना चाहते, लोन नहीं देना चाहते, बल्कि नई कंपनी के शेयर चाहते हैं, तो वो ये बॉन्ड्स बेचेंगे। बेचकर इनको जो पैसे मिलेंगे उससे ये PL के शेयर्स बाई कर लेंगे ताकि ये दोबारा से शेयर होल्डर बन जाए। उम्मीद है कि इस वीडियो लेसन से आपको फ़ायदा हुआ होगा और इस क्वेश्चन को कर कर थोड़ी और नॉलेज में इजाफा होगा। ऑल्दो ये काफ़ी कंपैरेटिवली आसान सवाल था, बट नॉलेज के हिसाब से एक अच्छा सवाल था। आई होप कि आपको इंशाल्लाह ताला फ़ायदा हुआ होगा। कोई भी चीज़ डिस्कस करनी हो तो आप मुझसे ज़रूर कर सकते हैं और ये एक्सेल फाइल मांग सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।